हाय एवरीवन, फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट की इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के देखिए। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उसमें डिटेल में मैंने फार्मेसी के इंट्रोडक्शन और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, और उसके किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंने बताया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फार्मेसी का स्कोप कहाँ कहाँ पे है। मतलब एक फार्मासिस्ट एक फार्मेसी कोर्स करने के बाद एक फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकता है या फिर अपनी सेवाएं दे सकता है। तो स्कोप क्या है और कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे रोल होता है बेसिकली एक फार्मासिस्ट का हेल्थ केयर सिस्टम में। तो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने अब बताया कि एक फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनता है, जिसमें उनको लाइसेंस मिल जाता है और एक लाइसेंस नंबर होता है। वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए। उसके बाद क्या है कि रिटेल शॉप की बात करी हमने कि एक रिटेल शॉप ओपन करके वहाँ पर वो बैठ सकते हैं या फिर वो जॉब कर सकते हैं। तो जॉब की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ जॉब के नाम बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद डिटेल में आपको जर्नी बताऊँगा। तो सबसे पहली जो जॉब है बहुत ही कॉमन है, वो है मार्केटिंग की जॉब। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं उनको अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए, ना सिर्फ प्रमोट करने के लिए बल्कि अगर कोई वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स तक, हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक, फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड जितने भी पेशेंट भी, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हायर करती हैं। तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही उस टफ टर्मिनोलॉजीज़ को समझ करके आसान भाषा में आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो डॉक्टर्स को भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। डॉक्टर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, क्योंकि एट द सेम टाइम उनको पेशेंट भी देखने हैं, और फिर वो पढ़ने में उतना ज़्यादा टाइम कई बार नहीं दे पाते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन उनके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो डॉक्टर्स को हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो काफ़ी डिटेल्ड हम उसमें स्टडी करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स तक पहुंचा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो जो भी मेडिसिन है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स के पास मिल जाती है, और डॉक्टर्स को अवेलेबिलिटी के बारे में भी पता रहता है कि वो मेडिसिन आसपास अवेलेबल है या नहीं। तो जो बेसिकली मैंने बताया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम ये होता है कि पहला तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, दूसरा वो मेडिसिन अवेलेबल करा रहा है आपके आसपास के एरिया में। क्योंकि डॉक्टर्स ने फॉर एग्जांपल आपको कोई मेडिसिन लिख दी, तो वो मेडिसिन आपको मिल जानी चाहिए एक आसपास की रेंज में, आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं। लेकिन वो मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? वो फार्मासिस्ट की है कि वो दवाइयाँ वहाँ पे अवेलेबल कराए। तो ये बात डॉक्टर्स तक फार्मासिस्ट ही पहुंचाता है कि सर ये दवाई अवेलेबल है तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन भी डॉक्टर्स को बताएंगे, सर ये अवेलेबल नहीं है, आप इसकी जगह पे कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर कोई और कंसिडर करें, इससे बेटर जो भी मेडिसिन रहेगी वो कंसिडर कीजिए। बात करते हैं कि और क्या काम हो सकता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो कराते ही हैं, और क्या करते हैं और एक बेसिकली वो सेल्स का भी काम करते हैं। बेसिकली सेल्स के प्रमोशन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रमोशन करते हैं। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो एक जो बेटर जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है मार्केट में उसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई लॉन्च नहीं करेगा। तो वो जो नया जो चीज़ होती है, नई चीज़ जो होती है, वो इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर तक पहुंचाएंगे और डॉक्टर्स को कन्विंस करेंगे कि सर इस मेडिसिन में ये अच्छी बात है, और इस इन इन मरीजों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो वो डेफिनेटली सेल्स का एक फैक्टर होता है कि सेल्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये तो रही बात मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। दूसरी बात करते हैं कि अब जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, वो मेडिसिन जो पेशेंट है वो जाके नियर बाई केमिस्ट शॉप से लेगा, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट मौजूद होगा। अब जो केमिस्ट शॉप है वहाँ पे जो मेडिसिन आई हैं वो कहाँ से आई हैं? वो आई हैं स्टॉकिस्ट से।
अब स्टॉकिस्ट कौन है? जो कि मेडिसिन को स्टोर करता है। तो स्टोरेज का काम भी है फार्मासिस्ट का। तो वो स्टोरेज कहाँ कहाँ पे कर सकता है? वैसे हॉस्पिटल में भी स्टोरेज हाउसेस होते हैं। एक स्टॉकिस्ट जो होते हैं, कंपनी खुद के स्टॉकिस्ट बनाती है, तो वहाँ पे बल्क में, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में दवाइयाँ स्टोर होती हैं। तो ये फार्मासिस्ट का काम है कि दवाइयों को वो स्टोर करे प्रॉपर तरीके से। जैसे इंस्ट्रक्शन आपने देखी होगी कि इसको फ्रिज में रखना है, उसको 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे रखना है, या फिर सनलाइट से बचा के रखना है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस होती है, उन इंस्ट्रक्शंस को फार्मासिस्ट फॉलो करता है। और हाँ, फार्मासिस्ट बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई मेडिसिन ख़राब हो गई है या नहीं, उसके फिजिकल अपीयरेंस से। फॉर एग्जांपल उसमें जो भी इमल्शन है कोई, तो उसमें क्रैकिंग आ जाती है, मतलब वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं बेसिकली, जो कि फार्मासिस्ट बहुत इजीली देख के और बता सकते हैं कि ये ख़राब हो गया है। और उसके अलावा जो भी एक्सपायरी डेट्स होती हैं उसको वो निकालते रहते हैं, और मैनेज करना बेसिकली सारी स्टोरेज में ही आता है। तो वो सारा मैनेजमेंट जो है कि पहले जो शॉर्ट एक्सपायरी है जब, तो उनको पहले निकालें, और जो लॉन्ग एक्सपायरी है उनको फिर बाद में मूव करें। तो इस तरह से स्टोरेज और मैनेजमेंट का काम वो भी फार्मासिस्ट ही करते हैं। अब जो स्टॉकिस्ट के पास जो मेडिसिन आई हैं वो कहाँ से आई हैं? वो आई हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या फिर कंपनी से। तो कंपनी जो है वो मेडिसिन को बनाती है। अब जो कंपनी बनाती है, तो कंपनी में कंपनी तो नहीं बनाएगी ना, वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो कि उस मेडिसिन को बनाएंगे। तो वो लोग कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कह लीजिए, केमिस्ट कह लीजिए, ड्रगिस्ट कह लीजिए, नाम सब अलग अलग हैं, लेकिन वो इंसान एक ही है जो कि वो काम कर रहा है। तो वो फार्मासिस्ट है। तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जनरली बी फार्म एम फार्म करने के बाद लोग वहाँ पे जाते हैं इंडस्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ मेडिसिन की। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी, मतलब प्रोसीजर्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। तो उनको डिटेल में, मतलब उसकी टेस्टिंग, बैच टेस्टिंग होती है उसमें, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशंस, और बहुत सारी चीज़ें जो कि ध्यान रखनी पड़ती है ना। तो वो सब चीज़ें फार्मासिस्ट वहाँ पे मैनेज करते हैं। अब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर ली हमने। मैन्युफैक्चरिंग में भी मेडिसिन कहाँ से आई? उससे पहले भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो उससे पहले हुई होगी रिसर्च। तो रिसर्च हुई होगी किसी फॉर्मुलेशन पे रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में भी फार्मासिस्ट हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर और भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है, आम इंसान भी हो सकता है। बेसिकली उसने खोज करी है, और उसके बाद उसका जो रिसर्च मॉलिक्यूल है वो अप्रूव हो गया है। अप्रूव कैसे हुआ है? उसने बहुत सारे ट्रायल्स करवाए होंगे, तो वो ट्रायल्स को सरकार अप्रूवल देगी, उसके बाद ही वो आगे चल के मेडिसिन का रूप लेंगे। अब उससे और पीछे जाते हैं कि जो रिसर्च हुई है तो वो कहाँ से हुई है? तो वो भी किसी व्यक्ति ने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी व्यक्ति पे इस्तेमाल करने के बाद कुछ इफ़ेक्ट दे रहा है, कुछ अच्छे इफ़ेक्ट दे रहा है। तो जो जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं एलोपैथी के बारे में। ये टर्म मैं बताना भूल गया, लेकिन एलोपैथी के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं, एलोपैथी फार्मेसी के बारे में। तो एलोपैथी बेसिकली क्या होता है कि बिल्कुल पॉइंट पे काम करता है। मतलब आपका जो जो मेडिसिन होती है, बिल्कुल की इंग्रेडिएंट होता है, जो एक्टिव कॉन्सिक्वेंस होता है ना, जो दवाई के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, तो जो संजीवनी बूटी का पर्वत जो हनुमान जी उठा के लाए थे, तो संजीवनी बूटी में भी 4 तरह की बूटियां थी अलग अलग। तो उन बूटी में भी, उसमें भी, वो मान लीजिए पौधा है कोई, तो पौधे में भी एक कोई पर्टिकुलर हिस्सा उसका इस्तेमाल होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि उनकी पत्तियां जो है वो जान बचाने का काम करेंगी। लेकिन अब क्या है, एलोपैथी में, आयुर्वेदा में तो वो पूरा का पूरा वो पत्तियां पीस के दे दी जाती हैं। लेकिन अब क्या है कि हम एलोपैथी में, उसमें पत्तियों में भी क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इस्तेमाल की जाएगी और उसी से ये बीमारी ठीक होगी। तो उसके अंदर एक्टिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन होता है कि वो, तो अगर वो मान लो अल्कोहल बेस्ड एक्सट्रैक्शन है या उस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी आ जाती है होम्योपैथी में। तो वो जनरली उनका अल्कोहल बेस्ड एक्सट्रैक्शन होता है। हम एलोपैथी में उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसकी बिल्कुल प्योरीफाई करके एकदम लास्ट स्टेज तक ले जाते हैं कि हाँ यही है एक्टिव कॉन्सिक्वेंट। अब उसको क्या करते हैं फिर, उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है उसको फिर, फॉर एग्जांपल से कि भाई 5 ग्राम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, या फिर
5 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद वो 5 माइक्रोग्राम की जो क्वांटिटी रहेगी वो जनरली किसी ऐसी चीज़ में मिला दी जाएगी जो कि बल्क फॉर्म करे, मतलब थोड़ी सी बड़ा साइज हो जाए, जिसका खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब वो टेस्टलेस होगा और कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, तो उसके अंदर मिला के फिर वो दे दी जाती है। तो बेसिकली जो एलोपैथी है बिल्कुल एकदम की पॉइंट पे काम करती है, बिल्कुल परफेक्ट रिसर्च डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट उसके ना हो। मतलब देखिए, कोई भी दवाई जो रिसर्च करके आती है तो उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, किसी भी मनुष्य को आप देंगे तो उसमें इफ़ेक्ट जो शो होंगे वो दो तरह के इफ़ेक्ट होंगे। एक तो होगा जो मेन इफ़ेक्ट, मतलब आपने उसको सर दर्द के लिए मेडिसिन दी तो सर दर्द ठीक होगा, वो हो गया मेन इफ़ेक्ट। अब होगा उसका साइड इफ़ेक्ट। अब साइड इफ़ेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट और एक होता है नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट। अब जो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि भाई उसको नींद आना शुरू हो जाए, वो उस टाइम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, बेचारा वो सोया ना हो, सर दर्द हो रहा है, तो वो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो नेगेटिव साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि उसको मतलब सोने की ज़रूरत नहीं है, उसको नींद आ रही है, तो वो एक तरह से नेगेटिव साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव साइड इफेक्ट हम किसे कहेंगे कि भाई वो कोई एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, मतलब कि एडवर्स रिएक्शन शो कर रही है, जैसे कि उसकी लीवर में डैमेज हो गया या किडनी में प्रॉब्लम आ गई या फिर उसको रैशेज हो गए। हाँ, तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम, नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है या नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो आ जाएगा एडवर्स ड्रग में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या फिर वो मतलब बैड वाले साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो दवाइयाँ हैं पूरी सर्कल इसकी चलती है। तो हमने बात करी कि अब जो हम थे रिसर्च पे, कि किस तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही थी उससे। अब जो रिसर्च और डेवलपमेंट कहाँ से होती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? अगेन जो भी डॉक्टर्स होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं हमारे पास, तो जैसे फॉर एग्जांपल टोल फ्री नंबर्स होंगे या कॉल सेंटर के नंबर होंगे, तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो तो जनरली किसको रिपोर्ट करेगा? डॉक्टर को बताएगा या फिर फार्मासिस्ट को बताएगा कि भाई मुझे इस दवाई से ये प्रॉब्लम हुई। अब फार्मासिस्ट, डॉक्टर या फिर नर्सेस या फिर और कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो कॉल करके या फिर ईमेल करके या फिर जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे इंफॉर्मेशन सेंटर्स पे। तो वो जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स जनरली होते हैं फार्माको विजिलेंस सेंटर्स। तो वो फार्माको विजिलेंस या फिर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट, तो उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसको कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं और उसको फिर फर्दर डेवलपमेंट में मेडिसिन की यूज़ करते हैं। तो ये तो रहा कि मतलब किस तरह से कहाँ कहाँ स्कोप है। तो और एक क्लिनिकल, जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे मेडिसिन दी डॉक्टर्स ने, आप प्रिस्क्राइब करी और कोई ट्रीटमेंट चल रहा है किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में, तो अब उस पेशेंट की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, तो उस पर कोई ड्रग टेस्टिंग हो रही है या कोई नई ड्रग टेस्टिंग हो रही है, या फिर नॉर्मली कोई ड्रग जो पहले से मार्केट में है, मतलब दवाई जो मार्केट में है, तो उसके इफ़ेक्ट्स देखने के लिए एक व्यक्ति मौजूद होता है जिसको कहते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो बेसिकली वो ये चेक करता है कि जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शंस लिखे हैं क्या वो सही मात्रा में दिए गए हैं, मतलब जो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब, मतलब जितनी मात्रा में दी जानी चाहिए उससे ज़्यादा अगर दी जा रही है डोज, तो उसको वो रिपोर्ट करेंगे कि मतलब ये ज़्यादा हो रही है। मतलब वो डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दी जा रही है, उसके बाद इससे ये बेनिफिट्स हुए हैं, इससे ये नुकसान हुए हैं। तो बेसिकली उससे एक न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। इससे इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो कम या ज़्यादा ना दे। डॉक्टर्स को पता है कि वो कितनी मात्रा में देंगे दवाइयाँ, उनको बिल्कुल मतलब लेजेंड्स होते हैं अपने फील्ड में। तो उस बस हम इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते हैं कि वो मेडिसिन की इंफॉर्मेशन फर्दर ड्रग के डेवलपमेंट में हेल्प करें। और फिर हम एक गाइडलाइंस या फिर जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेडिसिन के बारे में रिलीज़ करते हैं कि भाई अगर आप डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा आप मेडिसिन दोगे तो वो काम नहीं करेगी, एज अ रिसर्च में हमें पता लगा है। उसके बाद वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो बस इतनी सी बात है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ और नया चाहिए या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।